हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो मैं देहरादून डिफेंस कॉलेज का टीचर हूँ, अंकित मिश्रा, मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। आप लोगों को कुछ मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। अभी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराने वाला हूँ मैं। 4 सितंबर के एग्जामिनेशन के लिए कुछ चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो जिसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में कुछ चीज़ें बात करेंगे, कुछ चीज़ें समझते हैं। चलो, सबसे पहले चीज़ ये होता है कि वेक्टर का यूज़ कहाँ है। वेक्टर हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, वेक्टर का यूज़ क्या है, मैथमेटिकल इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो हम लोग उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो है किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये क्या है। वेक्टर रिप्रेजेंट्स one of the most important mathematical system which is used at certain type of problem is geometry, mechanics, branch of applied mathematics, physics, engineering। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना, मैं अपने टर्म में डेफिनेशन बताता हूँ। चलो, ये तो एक जस्ट डेफिनेशन हो गया, रिटन डेफिनेशन। पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि जैसे आप लोग 9th-10th तक समझते थे ज्योमेट्री, जनरल ज्योमेट्री समझते थे। अब वो ज्योमेट्री को हम लोग जनरली क्या किसके टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ भी होता है, पैरेललोग्राम लॉ भी होता है, उनके द्वारा हम लोग उनका एरिया भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता है, ज्योमेट्री में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैकेनिक्स में हमें फोर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है। कई सारे फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे, ये तो मैथमेटिक्स के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में आप लोगों ने 11th में स्टडी करते हैं, आप लोग इसके बारे में बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कुछ आइडियाज़ पढ़ते हैं उसके बारे में। अभी यहाँ पर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में काफ़ी ब्रॉडली हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब काफ़ी डिटेल में इसके मैथमेटिकल जितने भी अप्रोच हो सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग इसके बारे में एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले स्केलर क्या होता है और फिर हम बात करेंगे वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, रिटन डेफिनेशन आप लोग देख लो और बाकी मैं अपने टर्म में बताता हूँ। सबसे पहले ये जान लो कि जैसे क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं नेचर में, बहुत सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जैसे आप लोगों का होता है फोर्स, वेलोसिटी, और उसके बाद एक्सेलरेशन, एनर्जी, चार्ज, ये सब आप लोग इनके बारे में स्टडी करते हो फिजिक्स में। बहुत सारे नेचर में क्वांटिटीज़। अच्छा, क्वांटिटीज़ थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, तब मैं आप लोग का इस पर आता हूँ। क्वांटिटीज़ जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग किसे बोलते हैं, जिनके टर्म में हम लोग नेचर को समझते हैं। जैसे कहने का सेंस हुआ कि लॉज ऑफ नेचर या नेचर के बारे में, हर चीज़ के बारे में जिनको हम लोग जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जिनके टर्म में हम सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, नेचर में हमारे बहुत सारे लॉज हैं। हमारी ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं सब किसी न किसी कॉन्सेप्ट का, किसी न किसी चीज़ का फॉलो कर रहे हैं फिजिक्स में, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इन लॉज को हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। कौन कौन से टर्म्स जैसे यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमें मान लो न्यूटन्स लॉ डिस्कस करना हो। न्यूटन्स लॉ जो है वो नेचर का एक लॉ है जिसे न्यूटन ने स्टडी किया, सबसे पहले उसे एनालाइज किया। वो नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता है, कोई भी लॉ कोई बनाता नहीं, वो तो नेचर में पहले से एग्जिस्ट करता है। केवल उस लॉज को साइंटिस्ट समझते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और हमारे नेचर में ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में जितने भी लॉज होते हैं सब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं, सब में कोई ना कोई फिजिकल टर्म यूज़ होता है। जैसे हम लोग अभी मैंने आप लोगों को बोला न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप लोग कौन से टर्म यूज़ करते हो, उसमें वेलोसिटी यूज़ होता है, मोमेंटम यूज़ होता है, फोर्स यूज़ होता है आप लोगों ने। और आप लोगों को ऐसे एक दो लॉज और बताता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन सब में कोई ना कोई फिजिकल टर्म्स यूज़ होते हैं और इन टर्म्स को, जिनके टर्म में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को या नेचर को समझते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जनरल डेफिनेशन में क्या होता है कि दोज क्वांटिटीज़, इसे जनरली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच वी अंडरस्टैंड, जिसके टर्म में हम समझते हैं, और एक्सप्लेन, जिनके टर्म में हम एक्सप्लेन भी करते हैं, द लॉज ऑफ फिजिक्स, जिनके टर्म में हम लोग फिजिक्स और फिजिक्स के लॉज को या फिजिक्स की हर चीज़ को हम समझते हैं, जिन टर्म्स में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं,
उन्हें हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे जो हम लोगों ने बात किया, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर हो सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर हो सकता है। मतलब अभी हम पहले बात करेंगे कि स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्केलर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि स्केलर क्या होता है। स्केलर ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर बोलते हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उनका केवल वैल्यू बताना ही इनफ होता है उनके बारे में समझना। जैसे अभी हम लोग इमेजिन करें कि मास की बात कर रहे हैं, मास में हम लोग जनरली जानते हैं, जैसे हमने बोला किसी बॉडी का मास 10 kg है, तो किसी बॉडी का मास 10 kg है, दिस इज इनफ डाटा, ये इतना बताना काफ़ी है, इसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ये बातें काफ़ी है, तो इसमें डायरेक्शन बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो जो क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताना, हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जिनमें हमें केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी फिक्स डायरेक्शन इन स्पेस, किसी फिक्स डायरेक्शन से, किसी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। स्केलर जैसे अभी और एग्जांपल हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को एक टर्म यूज़ होता है, आप लोगों ने ये जानते होंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी बॉडी के अंदर मान लो 50 जूल की एनर्जी है, तो 50 जूल की एनर्जी को हम लोग जब बोलते हैं तो 50 जूल की एनर्जी बताना ही काफ़ी है, इसमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। किसी बॉडी में 50 जूल की एनर्जी है, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, ये डाटा इनफ है इसके बारे में बताने के लिए। उसी के जगह पे कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके बारे में हमें बताना पड़ता है, उनके मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है, उनके डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है। इन सब क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। हमें दोनों चीज़ों के बारे में बताना होता है, मतलब एक चीज़ बता देंगे तो इनकम्प्लीट डाटा होगी। जैसे अभी हम लोग इमेजिन करो कि हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है और दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक कोई पार्टिकल मूव किया, किस पाथ पर मूव किया डजंट मैटर। तो जैसे भी मूव करे एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का ये जो गैप होता है, दिस इज अ वेक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो वेक्टर बनाते हैं हम लोग उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब उसके बाद हम लोग जैसे दूसरा वेक्टर की बात करते हैं। जैसे आप लोग सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं आप लोगों को सब लोग आसानी से सोच भी सकते हैं, वो है फोर्स। तो पहले हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? जैसे भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं स्क्रीन पर जितना मैं लिखा हूँ उसे इरेज करने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब लेकिन इस फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हर बार वो डायरेक्शन बदल रहा है, हर बार वो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब मैं कभी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा हूँ तो कई बार नीचे की ओर फोर्स लगा रहा हूँ, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे भी इमेजिन करो कि हम क्या करते हैं, जैसे इस वाइट बोर्ड पर हम लोग इसे नीचे से उठा सकते हैं, उठा के तो दिखाऊंगा नहीं तो ये उखड़ जाएगा, और ऊपर से भी फोर्स लगा सकते हैं, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मतलब कहने का सेंस हुआ, जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, मतलब ऊपर से फोर्स लगाएंगे नीचे की ओर, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स लगाया कितना। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आएगा कि फोर्स कितना लगाया गया और फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ये दो क्वेश्चन उठेंगे। तो मतलब फोर्स 10 न्यूटन का लगाया गया, इस पर्टिकुलर एंगल पर लगाया गया, तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिनके पास आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उन सब क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एक थर्ड टाइप की क्वांटिटीज़ भी होती है, लेकिन हम उनके बारे में कोई बात अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, वो तो काफ़ी आप लोग बाद में स्टडी करोगे हायर क्लासेस में। जैसे हम लोग टेंसर बोलते हैं, लेकिन हम लोग अभी उनके बारे में, वो नहीं, वेक्टर भी नहीं होते, वो स्केलर भी नहीं होते, तो हम लोग उनके बारे में लेकिन कोई बात नहीं करेंगे। जैसे टाइम एक टेंसर है, टेंसर मतलब उसके पास कोई मतलब वो ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो वो टेंसर बोला जाता है, एक थर्ड टाइप की क्वांटिटी। अभी हम लोग आते हैं स्केलर वेक्टर का। मुझे लगता है सारे लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर वो क्वांटिटीज़ जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड बताना काफ़ी होता है, उनके बारे में कुछ और चीज़ें हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। और जिनमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर, चार्ज वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक स्केलर क्वांटिटी हैं। आप लोगों को बहुत सारे फिजिक्स में क्वांटिटीज़ मिलेंगे जो स्केलर होते हैं। दूसरा, उसी की जगह पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें एक वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अभी सबसे पहला चीज़ ये था, हम लोगों को ये जानना जरूरी है सारे लोगों को कि आखिर यार वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। तो मुझे लगता है कि वेक्टर और स्केलर के बारे में सारे लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर। हम लोग अब कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ बेसिक वेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनको आप लोग अलग अलग नाम से हम लोग फिजिक्स में यूज़, मतलब फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी ये सब टर्म यूज़ होंगे। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये टाइप्स ऑफ वेक्टर की जगह मैं इनको बोल सकता हूँ सम डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर, जो फिजिक्स में हर जगह, हर टर्म में हर जगह यूज़ होंगे, मैथ्स में भी हर जगह यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं जीरो वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। जैसे क्या होता है ना कि आप लोगों ने स्केलर में पढ़ा होगा कि कई बार हम लोग कोई चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जनरली स्केलर कंडीशन में, कि आप लोगों ने क्या लिखा, -2 +2, आपकी वैल्यू आ गई 0। ऐसा वेक्टर में भी होता है, वेक्टर में भी कई बार होता है कि वैल्यू 0 आ जाती है, लेकिन जीरो तो एक स्केलर, जीरो बताना एक स्केलर वैल्यू है, जीरो बताना केवल एक स्केलर वैल्यू है। तो हमें जब भी जीरो वेक्टर बताएंगे तो हम लोग जो है जीरो वेक्टर बोलेंगे वेक्टर में, क्योंकि जीरो बोलना स्केलर होगा, जीरो वेक्टर बोलना एक वेक्टर को इंडिकेट करेगा। अभी हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या हम लोग बताते हैं, मैंने आप लोगों को भी डिस्कस करूंगा इसमें डिटेल में। पहले हम लोग समझते हैं कि स्केलर मतलब ये जीरो वेक्टर होता क्या है। तो जीरो वेक्टर आपका क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अगर किसी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब जैसे आप लोगों को पहले मैं बता दे रहा हूँ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं 2 पॉइंट से, 2 टर्म से। जैसे किसी वेक्टर के जैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को ज्योमेट्रिकली मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। ज्योमेट्रिकली हम लोग किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एरो है, ये एरो का टेल है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, और इसे हम लोग बोलते हैं हेड। टेल और हेड। तो जो एरो का टेल होता है वो इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो एरो का हेड होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इसे हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। मतलब एंड पॉइंट भी बोल दो, टर्मिनल पॉइंट बोल दो, आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर लो, दोनों चलता है। आप चाहे इसे बोलो टर्मिनल पॉइंट और चाहे आप बोलो एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट को हम लोग हेड बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट को हम लोग टेल बोलते हैं। तो अब आप लोगों को याद रखना है कि जो ये एरो हमने बनाया है, इसके लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इसके लेंथ को हम लोग, 1 मिनट, इसके लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लेंथ है, एरो का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द एरो। अब धीरे धीरे हम लोग मैथमेटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, फिजिक्स से, फिजिक्स में बेसिक डेफिनेशन हो गया, अब हम धीरे धीरे मैथमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे। मैथमेटिक्स में क्या चीज़ यूज़ होगा, कैसे हम लोग इसको समझने वाले, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़ा सा फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कोरिलेट करके समझना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो देन यू कैन, मतलब आपकी फिजिक्स अच्छी हो सकती है। फिजिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, डिटेल में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आज मैथमेटिक्स को आप लोगों ने, मतलब 1-2 कोट बोला गया, किसी साइंटिस्ट ने बोला था कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स के बगैर कोई नई चीज़ नहीं बन सकती। मैथमेटिक्स के कारण ही कई सारी चीज़ें आप लोगों को, अभी मैं बताऊं कि मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन हुई हैं, बट थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली उन्हें प्रूव नहीं किया गया, बट मैथमेटिकली उन सब चीज़ों को प्रूव किया जा चुका है। जैसे कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसे रिसर्च हैं जो मैथमेटिकली एक्सप्लेन है। और आप लोगों ने 1-2 टर्म सुने होंगे, ब्लैक होल और ये सब टर्मिनोलॉजी सुने होंगे। ये सब चीज़ें भी मैथमेटिकली ही एक्सप्लेन अभी ज़्यादा हैं, इनके बारे में थ्योरेटिकली या ज़्यादा कुछ डाटा उसी मैथमेटिकल वैल्यूज़ और मैथमेटिकल इक्वेशन के बेस पर ही निकाला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स नेचर की भाषा, मैथमेटिक्स जो है नेचर की भाषा है, और वो भाषा हम लोग समझ करके, भाषा को हम लोग समझ रहे हैं और उसको हम समझ करके नेचर के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, या नेचर, पूरे ब्रह्मांड का भाषा जो है मैथमेटिक्स है। अब
आप लोगों को एक छोटी सी बात, ये बात तो समझ में आ गई कि मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंस है। हमारी रेगुलर लाइफ में भी मैथमेटिक्स का आप लोगों ने रोल देखा होगा। हम लोग सुबह से उठते हैं, सुबह से उठना शुरू होने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, एनर्जी धीरे धीरे हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। रात भर जो एनर्जी स्टोर हुई रहती है, हम लोग चार्ज हुए रहते हैं, वो सारा एनर्जी फिर से रीयूज़ होना शुरू होता है। हम लोग टाइम काउंट करना शुरू करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे दिन में करते हैं जिसमें आप लोगों को जिसमें हम लोग जो है कई सारी चीज़ों के बारे में मतलब अलग अलग काम करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का रोल होता है। काउंटिंग करना, कितनी रोटी आप खा रहे हो, कितना कैलोरी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, हर चीज़ में मैथमेटिक्स है। मतलब मैथमेटिक्स मुझे लगता है कि आपकी बॉडी में जो है कुछ, अभी मैं थोड़ा सा छोटी से छोटी चीज़ समझाता हूँ। टॉपिक तो हम लोग समझते रहेंगे, पहले ये समझना है मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ा सा मैं इस पर आता हूँ थोड़ी सी। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जैसे आप लोग इमेजिन करो कि हमारी बॉडी के, अपना बॉडी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमारी बॉडी में भी कुछ नंबर्स हैं। जैसे आप लोगों ने ब्लड प्रेशर का पढ़ा हुआ है 80 mm से 120 mm। तो हमारी बॉडी का जो ये प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, जो आप लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में स्टडी किया है, वो भी एक नंबर है। और वो नंबर में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई तबीयत ख़राब होगी। आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी जैसे एक नंबर है, वो नंबर में डिस्टर्बेंस आती है तो कहने का सेंस हो गया कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि हर चीज़ मैथमेटिक्स है। कहने का सेंस हमारे बॉडी में वो नंबर की चेंजिंग आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई नंबर को चेंज कर रहा है, नेचर बदल जा रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नेचर में सबसे बड़ा रोल जो है हमारी बॉडी में भी, जैसे हम लोग जब दिन भर काम करते हैं उसके द्वारा बॉडी में एनर्जी भी चेंज होती है, और वो एनर्जी कितनी चेंज हुई हम लोगों को उतना एनर्जी लेना पड़ता है फिर दूसरे दिन जिससे हम लोग फिर से रिवर्क कर सकें, आगे कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी पूरी बॉडी में, हर जगह, नेचर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर वो मैथमेटिक्स का रोल ना हो। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का और कहाँ रोल है, थोड़ा सा रफली समझते हैं कि मैथमेटिक्स हर जगह कैसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशन करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो, कोई सामान बाई कर रहे हो, कितना केजी बाई कर रहे हो, हर चीज़, मतलब ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपका पूरे दिन में नहीं होता। आप टाइम को काउंट कर रहे हो, आप टाइम को मेज़र कर रहे हो, हर चीज़ को मेज़र कर रहे हो। तो कहने का सेंस है किस में आप मैथमेटिक्स का रोल नहीं देखते। मैथमेटिक्स पूरी लाइफ का हमारे हिस्सा होता है। मतलब कोई ऐसा सोचे कि उसको मैथमेटिक्स नहीं आती, भाई उसकी बॉडी में, उसके दिमाग में मैथमेटिक्स का अलग अलग प्रोसेस चल रहा है। बस वो केवल कॉन्शियस माइंड उसकी नहीं जानती ज़्यादा मैथमेटिक्स के बारे में, उसकी बॉडी जानती है। सब कॉन्शियसली उसकी बॉडी में हर चीज़ मैथमेटिक्स फीड है, नेचर ने फीड करके दिया है। तो अभी हम लोग उसको नहीं बात करते, चलो हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। नहीं तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, किसी चीज़ पर मैं आप लोगों को घंटों घंटों लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी विवेकानंद से ही मोटिवेटेड लोग हैं। और वो जो है 1.5-2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जो है लेक्चर दे सकते हैं, तो हम लोग भी जो है किसी एक टॉपिक को लेकर के डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी चीज़ में। तो अभी मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर का मतलब होता है कि जब किसी का इनिशियल और मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होता है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं भाई कि वो ज़ीरो वेक्टर है। मतलब इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हो, मतलब एक पार्टिकल A to B गया, B to C गया और C to A आ गया मान लो। तो अब आप देखो फाइनली पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस लौट आया है, तो हम बोल सकते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज़ीरो वेक्टर बोल सकते हैं, ज़ीरो नहीं बोलेंगे, ज़ीरो वेक्टर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में जानना है कि एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉन्साइड करते हैं, कॉन्साइडेंट, ठीक है। और इनका जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होती है, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, मतलब रैंडम है, आर्बिट्रेरी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि जब ज़ीरो वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी है, आप रैंडमली मान लो किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है। तो कई जगह पर वैल्यू जीरो आएगी, जैसे हम लोग एक टॉपिक होता है, आप लोग पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट करें, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद A क्रॉस B करने के बाद हो सकता है आपको वैल्यू जीरो मिले। एक प्रोडक्ट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि वेक्टर में प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें वैल्यू आ सकता है आपका जीरो आ सकता है, तो जीरो वेक्टर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी जो रिजल्टेंट आती है, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो भी एक क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो वो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। तो सबसे पहला डेफिनेशन था, बेसिक डेफिनेशन था जो हमारा था जीरो वेक्टर। और मुझे लगता है कि जीरो वेक्टर के बारे में आप लोगों को डिटेल में पता चल गया होगा कि जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। ऐसा किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे एक बॉडी है, उस बॉडी पर दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा,
दो अलग अलग डायरेक्शन से सेम फोर्स लग गया। मान लो बॉडी है, जैसे इमेजिन कर लो कि आपके आसपास जो भी सामान पड़ा हुआ है उस पर दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया जाए, उस पर रिजल्टेंट आपका जीरो आ सकता है। रिजल्टेंट जीरो आया मतलब फोर्स वेक्टर वहाँ पर क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। तो आप लोगों को ये पहला पॉइंट था हमारा जीरो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे हम लोगों ने अब जीरो वेक्टर प्राप्त की, हमारा दूसरा टर्म जो यूज होता है वो हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जिसका अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें, मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी लेंथ जो है, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि वेक्टर का जो लेंथ होता है, मतलब जो एरो का लेंथ होता है, एरो का जो लेंथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड एरो का लेंथ 1 यूनिटी हो, मतलब यूनिट लेंथ का उसका हो, तो हम लोग उसे बोलते हैं दैट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, किसी वेक्टर को यहाँ पर आप लोग एरो लगा सकते हो, किसी वेक्टर को जैसे हम लोग कहीं पर यहाँ पर याद रखना है, मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हो कई बार जगह पर हम लोग लिख देंगे a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस प्लस 5k कैप, ऐसा लिख देंगे। तो मतलब यहाँ पर एरो लगाया नहीं, तभी भी आपको मान के चलना है कि हम लोग वेक्टर में वेक्टर के बारे में बात करें, i j k कैप या कोई चीज़ डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ हो गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वेक्टर है वो। यहाँ पर अब आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि अगर किसी हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड को भी हम बात करते हैं मॉड कहते हैं, अभी हम उसको भी समझाएंगे, आपको थोड़ा सा एक बात बताएंगे। तो उसका यूनिट वेक्टर मिलता है, एक कैप से रिप्रेजेंट होता है, मतलब हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो हम उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। तो कैप लगा देंगे तो समझ लेना है कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे ए कैप, बी कैप, आई कैप, जे कैप, कोई भी कैप लग गए मतलब तो समझ लेना है कि वो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, जिसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को मॉड का मतलब समझा देता हूँ। मॉड मतलब जो ये मॉड लगा हुआ ना वेक्टर का मॉड, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन है, जो ये मॉड है, मॉड लगाना, जैसे यहाँ पर मॉड का मतलब होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे मॉड ए लिखा हमने तो आप लोगों को समझना है मैग्नीट्यूड ऑफ हमने मॉड बी लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मतलब किसी के ऊपर मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है उसका मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। इसमें ये दोनों टर्म एक साथ आप लोग जरूर समझ लें। यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को बताता है। आप लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल जनरली करते हैं केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर बता रहे हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हम उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और जब हम मॉड लिख देंगे, मॉड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, मॉड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अगर हमने ए कैप लिखा है तो इसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और ये यूज किया जाता है फॉर ओनली डायरेक्शन को बताने के लिए। टू टेल अबाउट द डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ये दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए भाई कि एक ऐप टोपी पहना दो, एक दूसरे को टोपी, मतलब आप बाहर जाकर के टोपी मत पहनाना किसी को। यहाँ पर हम लोग ए को टोपी पहनाएंगे, बी को टोपी पहनाएंगे। टोपी पहनाने का मतलब होता है कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पर सबको यह ध्यान रखना है कि हमने ए को टोपी पहना दी तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। बी को टोपी पहना दी मतलब जिसके ऊपर टोपी लगा दी, आई कैप, जे कैप, के कैप। आजकल प्रचलन चल गया कि आजकल समाज में थोड़ा सा ये प्रचलन आ गया कि सब एक दूसरे को टोपी पहनाना चाहते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। हमें किसी को टोपी नहीं पहनाना है। केवल फिजिक्स की दुनिया में सबसे अगर मैं बोलूँ कि ऑनेस्ट जगह अगर कहीं है
कोई दुनिया है जहाँ पर कोई चीज़ आज के 100 साल पहले, 1000 साल पहले जो चीज़ हो रही थी वो आज भी फॉलो हो रही है कॉन्सेप्चुअली उसी चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने समझा नहीं, लेकिन वो अभी भी वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रही है, सेम रूल सेम चीज़ें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोपी नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें एक्यूरेट होती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ सारा काम किया होता है यहाँ पर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात कर चुके यूनिट वेक्टर के बारे में कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, और दूसरा हमने बात किया जीरो वेक्टर। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर हमने ये बात किया, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमने बात एक और टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया, मॉड्यूलस के बारे में। तो आप लोगों को अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे कि मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे किया जाता है। उसे हम लोग कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एक टॉपिक है, उससे कोरिलेट करके हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले ये समझ लें कि मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर होता क्या है। तो मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक सारे लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके उस चीज़ को समझने का प्रयास करना, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो रिवर्स करके थोड़ी देर पहले का आप लोग वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ होते रहेंगे, हर जगह यूज़ होंगे, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, ये लाइक अनलाइक वो वाला लाइक अनलाइक नहीं है जो आप लोग रेगुलर लाइफ में सोचते हो। यहाँ पर ये लाइक अनलाइक का मतलब कुछ और है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लाइक वेक्टर क्या होता है। जैसे क्या होता है कि अगर दो वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन का सेंस सेम है या सेम डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे मतलब पैरेलल हो सकते हैं, वो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं जनरली। तो दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड सेम हो अलग हो चलेगा, बट आप लोगों को केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों का डायरेक्शन, जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर ए है मान लो, और ये वेक्टर है, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, ये दोनों जो है लाइक वेक्टर है। तो मतलब इसमें डायरेक्शन का सेम सेंस बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाइक वेक्टर का मतलब वो है जिनमें डायरेक्शन सेम हो। अगर आप दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो हम लोग उनको नाम भी इक्वल वेक्टर देते थे। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम ये भी बोल देते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन जब हम लाइक वेक्टर की बात करते हैं तो लाइक वेक्टर का मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सेम हुआ तभी भी उसे हम लोग लाइक वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो मतलब एक प्रकार से आप लोग ये कह सकते हो कि जो हमारा इक्वल वेक्टर है, जो हमारा इक्वल वेक्टर है वो भी एक प्रकार का लाइक वेक्टर है, एक प्रकार का वो भी लाइक वेक्टर है। लेकिन सारे के सारे लाइक वेक्टर जो है ना, सारे के सारे जो लाइक वेक्टर है वो बिल्कुल भी क्या नहीं होंगे, इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्योंकि कुछ लाइक वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोगों को ये बात का बढ़िया ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मैंने बोला लाइक वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों का सेम होता है। सॉरी, इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, और लाइक वेक्टर का जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन बट सेम है। और अनलाइक वेक्टर में आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग उसे बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। तो इसमें दो टर्म समझ में आ जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे की ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर में आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया कि सेम डायरेक्शन को सेंस करते हैं, और अनलाइक वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन को सेंस करते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसा बोला जा सकता है कि टू वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर। तो हम एक बात तो समझ गए। एक छोटी सी क्वेश्चन थी आप लोगों से, आप लोग पूछना है, लाइक वेक्टर का क्या चीज़ सेम होगा। जो आपका लाइक वेक्टर होता है उसका कौन सी चीज़ ऐसी है जो सेम हो सकती है।
और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर से जरूर सोचें, और एक बार इस पर आंसर थोड़ी देर बाद आप लोग खुद ही मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को इसीलिए मैं 1-2 सेकंड इस पर टाइम ले रहा हूँ कि आप लोग सोचें इस पर। तो लाइक वेक्टर में क्या चीज़ सेम होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका यूनिट वेक्टर सेम होगा। उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। लाइक उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा? हमारा सेम होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, यूनिट वेक्टर उनका सेम होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन बताता, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। यहाँ पर भी आप लोगों को याद रखना, लाइक वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के यूनिट वेक्टर्स सेम है। तो हमने बात कर लिया लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, ये तो आप लोगों को उसी सेंस में समझ में आ गया होगा जिसमें हम लोगों ने लाइक और अनलाइक समझा है। उसी में आप लोग को रिलेट करके देख सकते हो कि डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो, वो पैरेलल वेक्टर होंगे। और याद रखना है जिनका डायरेक्शन भी सेम, पैरेलल सपोर्ट, मतलब याद रखना है आप लोगों को उन दोनों का डायरेक्शन ना, उन दोनों का डायरेक्शन जो होना चाहिए, देखो पैरेलल या एक दूसरे के पैरेलल हो, या दोनों का डायरेक्शन जैसे इस टाइप का कुछ हो। मान लो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट ये था। या ऐसा भी कह सकते हो आप लोग, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल वाले भी कोलिनियर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कोलिनियर में समझा था, वहाँ पर समझे थे कि एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करने चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो पैरेलल भी होते हैं वो भी एक प्रकार से कोलिनियर हम लोग उनको जनरली बोल सकते हैं। तो अभी क्या होता है आप लोगों को यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर विच द वेक्टर हैविंग द सेम ऑफ द वेक्टर हैविंग द सेम पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट। तो वेक्टर्स हैविंग द सेम पैरेलल सपोर्ट्स, मतलब जिनके पैरेलल सपोर्ट सेम हो या डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो सारे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं। को इनिशियल नाम से स्पष्ट है, इसमें जो ये टर्म है आप लोगों को ये टर्म का ध्यान रखना है। को इनिशियल, जैसे एक ही पॉइंट से जो वेक्टर वर्क करते हैं, जैसे सेम इनिशियल पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स हैं, याद रखना है। कोलिनियर वेक्टर्स हैं, लाइक और अनलाइक वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के बारे में बात हो रही है। आप लोगों को ये एक बात ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, या हम बात कर रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स, या हम बात कर रहे हैं को इनिशियल वेक्टर्स, तो हम एक वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे उन्हें हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। तो को इनिशियल, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर देखो, ये वेक्टर ए का वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो ये अलग अलग वेक्टर हैं लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि को इनिशियल वेक्टर इनिशियल पॉइंट सेम होता है। अब हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे, अभी एक टर्म और हम समझेंगे, को इनिशियल और को टर्मिनस। आगे पॉइंट में बताऊंगा, अगर हम लोग उसका स्लाइड नहीं बनाएंगे तो स्लाइड नहीं बनाऊंगा तो हम लोग उसको पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। को टर्मिनस पॉइंट का टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, अभी समझ लो, इसी को दोनों को कोरिलेट कर लो। को इनिशियल वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है और जो को टर्मिनल वेक्टर होते हैं उनके एंड पॉइंट सेम होते हैं, मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट सेम है। टर्मिनस वर्ड से स्पष्ट याद रखना है टर्मिनल, और इनिशियल पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना, को इनिशियल में इनिशियल वर्ड से ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट सेम है। तो को इनिशियल वेक्टर और आप लोगों को ध्यान रखना को टर्मिनस वेक्टर। को प्लानर वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करे या एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में एग्जिस्ट करें, मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और देयर सपोर्ट आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब जैसे कहने का सेंस है, आप लोग याद रखो कि एक ही मीडियम में, जैसे
ये एक प्लेन है। अच्छा, प्लेन आप लोगों को समझना है कि प्लेन जब मैं बोलता हूँ तो मैं 2 डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहा हूँ, 2D सरफेसेस की बात कर रहा हूँ। अब वो 2D सरफेस कैसा हो सकता है, ध्यान से देखना आप लोगों को केवल XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, आप लोग यही सोचते हैं। प्लेन कैसा भी हो सकता है, आपका प्लेन ऐसा हो सकता है, इस टाइप का प्लेन हो सकता है, आपका प्लेन इस टाइप का हो सकता है। तो इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं बच्चे। आप लोग जान लो कि जैसे इनफाइनाइट लाइन होते हैं वैसे इनफाइनाइट प्लेन भी होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, तब आप लोग ध्यान रखते हो कि वो XY, ये आपके तरफ जो है YZ प्लेन है, और उसके बाद आप लोग जब ये वाला प्लेन बोलते हैं तो आप इसे बोलते हो XZ प्लेन। तो कहने का सेंस है, तब आप लोग जब कार्टेशियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग आप देखते हो, तब आप बोलते हो भाई 3 परपेंडिकुलर प्लेन के बारे में बात करते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नॉर्मली प्लेन वर्ड यूज़ करें, एक 2 डायमेंशनल प्लेन की बात हम कर रहे हैं या प्लेन की बात कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि भाई प्लेन इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्लेन बन सकता है। इस डायरेक्शन में एक प्लेन बन सकता है, परपेंडिकुलर प्लेन बन सकता है, उसके साथ 0 डिग्री पर एक प्लेन बन सकता है, किसी भी एंगल पर। तो इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग खुद भी अलग अलग इनफाइनाइट प्लेन के सिस्टम में ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है। तो कोप्लानर वेक्टर सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, आप लोग इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले, क्योंकि हमारा उतने से काम चल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, तो कोप्लानर वेक्टर अगर वो सेम प्लेन में लाई करते हैं और दियर सपोर्ट आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, उनके जो सपोर्ट्स हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करें, मतलब उनकी जितनी भी लाइंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, या उनका जो साइड है, एरो है, वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर। तो कोप्लानर वेक्टर का सबसे सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपली एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर्स हम लोग उन्हें बोलते हैं कोप्लानर। अभी हमारा तक जो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया, को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल के साथ आप लोग उसे को रिलेट करके देख लेना, को इनिशियल और को टर्मिनस। को इनिशियल वेक्टर में आप लोगों को मैंने जैसे बताया, को इनिशियल वेक्टर जिनमें इनिशियल पॉइंट सेम होगा, जिनमें इनिशियल पॉइंट सेम होगा उसे हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। और को टर्मिनस वेक्टर जिनमें टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, एंड पॉइंट सेम होगा। जैसे आप लोग को इमेजिन करो कि एक बॉडी पर कई सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, मान लो इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर इधर से फोर्स वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स वर्क कर रहा है, मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्स वर्क कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये को टर्मिनस वेक्टर्स हैं, तो जिनके एंड पॉइंट सेम है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप लोगों को याद रखना है, मैथमेटिक्स में यूज़ हो सकता है। मैथमेटिक्स में क्या यूज़ होगा, कहेगा 3 वेक्टर्स हैं, 3 को टर्मिनस वेक्टर्स हैं, उनके बीच ये एंगल बन रहा है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करो या ये कर्व फाइंड करो। तो आपको छोटे छोटे जो टर्म्स हैं ना, को इनिशियल, को टर्मिनस, को प्लानर, इन सब का छोटे छोटे टर्म है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको जब आप लोग उनको पढ़ोगे। को इनिशियल में इनिशियल लगा हुआ, इनिशियल एंड इनिशियल पॉइंट सेम होगा। को टर्मिनस में उनके टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, एंड पॉइंट सेम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस। एक इम्पॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी जब एडिशन ऑफ द वेक्टर या वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर आएंगे डिटेल में इस पर। अभी आप लोगों को केवल इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगह पर हम लोग इसे अपने अकॉर्डिंग ज्योमेट्री में यूज़ करने वाले। जब हम अभी हम लोग इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे या उसके बारे में हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निगेटिव ऑफ वेक्टर कहीं बना लेते हैं अपने आप से। तो आपको पता होना चाहिए निगेटिव ऑफ वेक्टर बनता कैसे है या है क्या। तो एक ऐसा वेक्टर, जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर ही है, ठीक है, और इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम पैरेलल एक ऐसा वेक्टर बना दें जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, एक ऐसा वेक्टर बना दें जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, वह डायरेक्शन अपोजिट हो, उसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ द वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर, तो यहाँ पर डेफिनेशन में आप लोग देखो, सिंपली लिखा हुआ है, द वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड सेम है, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड इन, मतलब एज अ गिवन वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का जो ये गिवन वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट केवल एक चीज़ चेंज हो गया है, आंसर है डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलते हैं।
अच्छा, आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव वेक्टर जरूरी नहीं हम ऐसा ही बनाएं। जैसे क्या होगा, अभी हम लोग एक आगे भविष्य में समझने वाले हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो कई बार हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे बना लेंगे, इसे लिख देंगे माइनस वेक्टर बी। तो जरूरी नहीं है आप लोग उसके पैरेलल में बगल में ही दिखाओ, आप उसके कोलिनियर दिखा दो। कोलिनियर एक ऐसा वेक्टर बना दो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो बस। जैसे ये वेक्टर बी है, तो ये है हमारा माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये हम लोग जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बात करेंगे, एडिशन ऑफ द वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर में बात करेंगे, तो एडिशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लो वेक्टर बी लिखा है और ए बी को जोड़ा, ऐड किया, या मतलब ज्योमेट्रिकली हमने उसे ऐड किया। फिर हम अगर मान लो ए और बी को घटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बी के डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, तो नेगेटिव वेक्टर। तो ये है नेगेटिव वेक्टर। अभी हम एडिशन ऑफ द वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, आगे आएंगे वो इसमें। अभी याद रखना है कि ये वेक्टर बी है, तो ये वाला जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला एरो, और नीचे वाला एरो आपका माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। और ज़रूरी नहीं आपको उसे उसी के बगल में बनाना है, आप उसे यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो, ज्योमेट्री में आपका दोनों चलेगा। हम लोग दोनों को यूज़ करेंगे अभी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर के बाद हम लोग बात करने वाले रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर। ये वैसे इतना ज़्यादा यूज नहीं हुआ, लेकिन आप लोग को टर्म पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर, द वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होता है बट मैग्नीट्यूड उसका जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो है पहले वाले इनिशियल वेक्टर, जो पहला वाला वेक्टर था, गिवन वेक्टर था, उसके रेसिप्रोकल के बराबर हो, उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल के बराबर हो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है। मतलब वेक्टर ए है, मान लो वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए का इन्वर्स है, इन दोनों का वेक्टर का आप लोगों को ध्यान रखना, डायरेक्शन सेम है, केवल इसका मैग्नीट्यूड जो भी है, इसका मैग्नीट्यूड उसका रेसिप्रोकल है। तो मतलब ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल करके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वही रहना चाहिए। मतलब आप लोगों से एक बात तो यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों का एक चीज़ सेम होगा, और वो है, आप लोग फिर से रिलेट कर सकते हो, ये टर्म फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। मतलब वेक्टर और रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, बस केवल एक छोटा सा अंतर होता है, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होता है दोनों वेक्टर का एक दूसरे का, केवल आप लोगों को याद रखना है उनका डायरेक्शन सेम बट वैल्यूज उनका रेसिप्रोकल। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। आप लोगों को ये छोटा सा डेफिनेशन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। एक दो तीन वेक्टर हम लोग और डिस्कस करेंगे, फिर वेक्टर अलजेब्रा पर हम लोग चलेंगे। लोकलाइज वेक्टर, आप लोगों को याद रखना है लोकलाइज वेक्टर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है टर्म्स, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो हम लोग दोनों को समझेंगे एक साथ। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, हम उसे वहीं बना सकते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर। मतलब इनिशियल पॉइंट, जैसे कई बार होता है ना, जैसे आप लोग इमेजिन करना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार ऐसा होगा, एक मिनट, जैसे मान लो कई बार ऐसा होगा कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए, मतलब ये वेक्टर ए है, इसको मुझे किसी वेक्टर बी के साथ ऐड करना था, वेक्टर बी इधर कहीं था, तो अब भी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से अलग अलग थे, मुझे क्या करना था, इन दोनों के एडिशन करना था, एक अलजेब्रा मतलब एक मैथमेटिक्स लगाना था, इनके बीच ऐड करना था, इनका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था इनका। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे वेक्टर ए का यहाँ पर वेक्टर ए बना लेंगे, उतने मैग्नीट्यूड का, उतने ही उसी डायरेक्शन में, और वेक्टर बी को ला करके इसी के टेल से, इसी के हेड से अटैच करेंगे। वेक्टर बी के टेल को वेक्टर बी के हेड से अटैच करेंगे, जिस एंगल पर यहाँ पर होगा, जैसे मान लो इस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो जितने एंगल पर वहाँ पर था उसी एंगल पर ला करके हम लोग इसे यहाँ पर भी अटैच कर देंगे, इसके हेड से ऐसे, इसके साथ जो है अभी ट्रायंगल रूल एक आता है, उसमें हम लोग ला करके इसी के हेड से अटैच करते हैं। मतलब ये कहने का सेंस हुआ कि वेक्टर बी की पोजीशन हमने यहाँ पर कर दी, ला करके उसको इससे अटैच कर दिया,
तो ये जो वेक्टर थे ना ये फ्री वेक्टर थे, मतलब इनिशियल पॉइंट इनकी फिक्स नहीं, मतलब हम इनको थोड़ा मोड़ा इधर उधर ले जा करके बना सकते हैं, बस केवल डायरेक्शन ना बदले, मैग्नीट्यूड ना बदले, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के डायरेक्शन से, बट लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम उसे वहीं पर बनाएं जहाँ पर बनाना है एक जगह। लोकलाइज्ड वेक्टर में इनिशियल पॉइंट एक जगह फिक्स रहेगा, मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है स्पेसिफाइड पॉइंट, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन पॉइंट थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट, किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से जो ड्रॉ होगा इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो अगर इस टाइप का, पहले अभी हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, फ्री वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया। फ्री वेक्टर को मतलब हम कहीं भी बना सकते हैं उसके पैरेलल। लोकलाइज वेक्टर को हम लोगों को जनरली वहीं पर बनाना हो, उसका मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। इसमें ये दोनों टर्म एक साथ आप लोग जरूर समझ लें। यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, और जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को बताता है। आप लोगों को एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। यूनिट वेक्टर का हम लोग इस्तेमाल जनरली करते हैं केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर बता रहे हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है कि हम उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और जब हम मॉड लिख देंगे, मॉड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, मॉड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अगर हमने ए कैप लिखा है तो इसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और ये यूज किया जाता है फॉर ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन को बताने के लिए। टू टेल अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ये दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए भाई कि एक ऐप टोपी पहना दो, एक दूसरे को टोपी, मतलब आप बाहर जाकर के टोपी मत पहनाना किसी को। यहाँ पर हम लोग ए को टोपी पहनाएंगे, बी को टोपी पहनाएंगे। टोपी पहनाने का मतलब होता है कि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पर सबको यह ध्यान रखना है कि हमने ए को टोपी पहना दी तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। बी को टोपी पहना दी मतलब जिसके ऊपर टोपी लगा दी, आई कैप, जे कैप, के कैप। आजकल प्रचलन चल गया कि आजकल समाज में थोड़ा सा ये प्रचलन आ गया कि सब एक दूसरे को टोपी पहनाना चाहते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। हमें किसी को टोपी नहीं पहनाना है। केवल फिजिक्स की दुनिया में सबसे अगर मैं बोलूँ कि ऑनेस्ट जगह अगर कहीं है, कोई दुनिया है जहाँ पर कोई चीज़ आज के 100 साल पहले, 1000 साल पहले जो चीज़ हो रही थी वो आज भी फॉलो हो रही है कॉन्सेप्चुअली, उसी चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने समझा नहीं, लेकिन वो अभी भी वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रही है, सेम रूल सेम चीज़ें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोपी नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें एक्यूरेट होती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ सारा काम किया होता है यहाँ पर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग बात कर चुके यूनिट वेक्टर के बारे में कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, और दूसरा हमने बात किया जीरो वेक्टर। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर हमने ये बात किया, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बात किया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमने बात एक और टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया, मॉडुलस के बारे में। तो आप लोगों को अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे कि मॉडुलस या मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे किया जाता है। उसे हम लोग कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एक टॉपिक है, उससे कोरिलेट करके हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले ये समझ लें कि मॉडुलस ऑफ द वेक्टर होता क्या है। तो मॉडुलस ऑफ द वेक्टर हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक सारे लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके उस चीज़ को समझने का प्रयास करना, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो रिवर्स करके थोड़ी देर पहले का आप लोग वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ होते रहेंगे, हर जगह यूज़ होंगे, तो हमें ये बात का ध्यान रखना है। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, ये लाइक अनलाइक वो वाला लाइक अनलाइक नहीं है जो आप लोग रेगुलर लाइफ में सोचते हो। यहाँ पर ये लाइक अनलाइक का मतलब कुछ और है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लाइक वेक्टर क्या होता है। जैसे क्या होता है कि अगर दो वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन का सेंस सेम है या सेम डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे मतलब पैरेलल हो सकते हैं, वो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं जनरली।
तो दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड सेम हो अलग हो चलेगा, बट आप लोगों को केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों का डायरेक्शन, जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर ए है मान लो, और ये वेक्टर है, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, ये दोनों जो है लाइक वेक्टर हैं। तो मतलब इसमें डायरेक्शन का सेम सेंस बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लाइक वेक्टर का मतलब वो है जिनमें डायरेक्शन सेम हो। अगर आप दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं तो हम लोग उनको नाम भी इक्वल वेक्टर दे देते हैं। जैसे मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम ये भी बोल देते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन जब हम लाइक वेक्टर की बात करते हैं तो लाइक वेक्टर का मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सेम हुआ तभी भी उसे हम लोग लाइक वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो मतलब एक प्रकार से आप लोग ये कह सकते हो कि जो हमारा इक्वल वेक्टर है, जो हमारा इक्वल वेक्टर है वो भी एक प्रकार का लाइक वेक्टर है, एक प्रकार का वो भी लाइक वेक्टर है। लेकिन सारे के सारे लाइक वेक्टर जो है ना, सारे के सारे जो लाइक वेक्टर है वो बिल्कुल भी क्या नहीं होंगे, इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्योंकि कुछ लाइक वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोगों को ये बात का बढ़िया ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मैंने बोला लाइक वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों का सेम होता है। सॉरी, इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। और लाइक वेक्टर का जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन बट सेम है। और अनलाइक वेक्टर में आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग उसे बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। तो इसमें दो टर्म समझ में आ जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे की ऑब्वियस सी बात है अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर में आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया कि सेम डायरेक्शन को सेंस करते हैं, और अनलाइक वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन को सेंस करते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसा बोला जा सकता है कि टू वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर। तो हम उन एक बात तो समझ गए। एक छोटी सी क्वेश्चन थी आप लोगों से, आप लोग सोचना है लाइक वेक्टर का क्या चीज़ सेम होगा। जो आपका लाइक वेक्टर होता है उसका कौन सी चीज़ ऐसी है जो सेम हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर सोचें, और एक बार इस पर आंसर थोड़ी देर बाद आप लोग खुद ही मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को इसीलिए मैं 1-2 सेकंड इस पर टाइम ले रहा हूँ कि आप लोग सोचें इस पर। तो लाइक वेक्टर में क्या चीज़ सेम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका यूनिट वेक्टर सेम होगा। उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। लाइक उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमारा सेम होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, यूनिट वेक्टर उनका सेम होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन बताता, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। यहाँ पर भी आप लोगों को याद रखना, लाइक वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के यूनिट वेक्टर्स सेम है। तो हमने बात कर लिया लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, ये तो आप लोगों को उसी सेंस में समझ में आ गया होगा जिसमें हम लोगों ने लाइक और अनलाइक समझा है। उसी में आप लोग को रिलेट करके देख सकते हो कि डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो, वो पैरेलल वेक्टर होंगे। और याद रखना है जिनका डायरेक्शन भी सेम, पैरेलल सपोर्ट, मतलब याद रखना है आप लोगों को उन दोनों का डायरेक्शन ना, उन दोनों का डायरेक्शन जो होना चाहिए, देखो पैरेलल या एक दूसरे के पैरेलल हो, या दोनों का डायरेक्शन जैसे इस टाइप का कुछ हो। मान लो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट ये था। या ऐसा भी कह सकते हो आप लोग, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल वाले भी कोलिनियर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कोलिनियर में समझा था, वहाँ पर समझे थे कि एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करने चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो पैरेलल भी होते हैं वो भी एक प्रकार से कोलिनियर हम लोग उनको जनरली बोल सकते हैं। तो अभी क्या होता है आप लोगों को यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर और
पैरेलल वेक्टर विच द वेक्टर हैविंग द सेम ऑफ द वेक्टर हैविंग द सेम पैरेलल सपोर्ट तो वेक्टर्स हैविंग द सेम पैरेलल सपोर्ट्स, मतलब जिनके पैरेलल सपोर्ट सेम हो या डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो सारे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं। को इनिशियल नाम से स्पष्ट है, इसमें जो ये टर्म है आप लोगों को ये टर्म का ध्यान रखना है। को इनिशियल जैसे एक ही पॉइंट से जो वेक्टर वर्क करते हैं, जैसे सेम इनिशियल पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स हैं, याद रखना है। कोलिनियर वेक्टर्स हैं, लाइक और अनलाइक वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के बारे में बात हो रही है। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, या हम बात कर रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स, या हम बात कर रहे हैं को इनिशियल वेक्टर्स, तो हम एक वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होंगे उन्हें हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। तो को इनिशियल, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर देखो, ये वेक्टर ए का वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो ये अलग अलग वेक्टर हैं लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि को इनिशियल वेक्टर इनिशियल पॉइंट सेम होता है। अब हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे, अभी एक टर्म और हम समझेंगे, को इनिशियल और को टर्मिनस, आगे पॉइंट में बताऊंगा। अगर हम लोग उसका स्लाइड नहीं बनाएंगे तो स्लाइड नहीं बनाऊंगा तो हम लोग उसको पॉइंट नहीं करेंगे। को टर्मिनस पॉइंट का टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, अभी समझ लो, इसी को दोनों को कोरिलेट कर लो। को इनिशियल वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होता है और जो को टर्मिनल वेक्टर होते हैं उनके एंड पॉइंट सेम होते हैं, मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट सेम है। टर्मिनस वर्ड से स्पष्ट से याद रखना है टर्मिनल, और इनिशियल पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना, को इनिशियल में इनिशियल वर्ड से ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट सेम है। तो को इनिशियल वेक्टर और आप लोगों को ध्यान रखना को टर्मिनस वेक्टर। को प्लानर वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करे या एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में एग्जिस्ट करें, मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और देयर सपोर्ट आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है कि या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब जैसे कहने का सेंस है, आप लोग याद रखो कि एक ही मीडियम में, जैसे ये एक प्लेन है। अच्छा, प्लेन आप लोगों को समझना है कि प्लेन जब मैं बोलता हूँ तो मैं 2 डायमेंशनल सरफेस की बात कर रहा हूँ, 2D सरफेसेस की बात कर रहा हूँ। अब वो 2D सरफेस कैसा हो सकता है, ध्यान से देखना आप लोगों को केवल XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, आप लोग यही सोचते हैं। प्लेन कैसा भी हो सकता है, आपका प्लेन ऐसा हो सकता है, इस टाइप का प्लेन हो सकता है, आपका प्लेन इस टाइप का हो सकता है। तो इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं बच्चे, आप लोग जान लो कि जैसे इनफाइनाइट लाइन होते हैं वैसे इनफाइनाइट प्लेन भी होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, तब आप लोग ध्यान रखते हो कि वो XY, ये आपके तरफ जो है YZ प्लेन है, और उसके बाद आप लोग जब ये वाला प्लेन बोलते हैं तो आप इसे बोलते हो XZ प्लेन। तो कहने का सेंस है, तब आप लोग जब कार्टेशियन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग आप देखते हो, तब आप बोलते हो भाई 3 परपेंडिकुलर प्लेन के बारे में बात करते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नॉर्मली प्लेन वर्ड यूज़ करें, एक 2 डायमेंशनल प्लेन की बात हम कर रहे हैं या प्लेन की बात कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि भाई प्लेन इनफाइनाइट होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्लेन बन सकता है। इस डायरेक्शन में एक प्लेन बन सकता है, परपेंडिकुलर प्लेन बन सकता है, उसके साथ 0 डिग्री पर एक प्लेन बन सकता है, किसी भी एंगल पर। तो इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग खुद भी अलग अलग इनफाइनाइट प्लेन के सिस्टम में ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है। तो को प्लानर वेक्टर सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, आप लोग इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले, क्योंकि हमारा उतने से काम चल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, तो को प्लानर वेक्टर अगर वो सेम प्लेन में लाई करते हैं और देयर सपोर्ट आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, उनके जो सपोर्ट्स हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करें, मतलब उनकी जितनी भी लाइंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, या उनका जो साइड है, एरो है, वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? को प्लानर वेक्टर।
तो को प्लानर वेक्टर का सबसे सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपली एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर्स हम लोग उन्हें बोलते हैं को प्लानर। अभी हमारा तक जो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया, को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल के साथ आप लोग उससे को रिलेट करके देख लेना, को इनिशियल और को टर्मिनस। को इनिशियल वेक्टर में आप लोगों को मैंने जैसे बताया, को इनिशियल वेक्टर जिनमें इनिशियल पॉइंट सेम होगा, उसे हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। और को टर्मिनस वेक्टर जिनमें टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, एंड पॉइंट सेम होगा। जैसे आप लोग को इमेजिन करो कि एक बॉडी पर कई सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, मान लो इस बॉडी पर इस पॉइंट पर इधर से फोर्स वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स वर्क कर रहा है, मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्स वर्क कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये को टर्मिनस वेक्टर्स हैं, तो जिनके एंड पॉइंट सेम है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप लोगों को याद रखना, मैथमेटिक्स में यूज़ हो सकता है। मैथमेटिक्स में क्या यूज़ होगा, कहेगा 3 वेक्टर्स हैं, 3 को टर्मिनस वेक्टर्स हैं, उनके बीच ये एंगल बन रहा है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करो या ये कर्व फाइंड करो। तो आपको छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, को इनिशियल, को टर्मिनस, को प्लानर, इन सब का छोटे छोटे टर्म है, नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको जब आप लोग उनको पढ़ोगे। को इनिशियल में इनिशियल लगा हुआ, इनिशियल एंड इनिशियल पॉइंट सेम होगा। को टर्मिनस में उनके टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, एंड पॉइंट सेम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस। एक इम्पॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अभी जब एडिशन ऑफ द वेक्टर या वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर आएंगे डिटेल में इस पर। अभी आप लोगों को केवल इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई जगह पर हम लोग इसे अपने अकॉर्डिंग ज्योमेट्री में यूज़ करने वाले। जब हम अभी हम लोग इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे या उसके बारे में हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहीं बना लेते हैं अपने आप से। तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर बनता कैसे है या है क्या। तो एक ऐसा वेक्टर, जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर ही है, ठीक है, और इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम पैरेलल एक ऐसा वेक्टर बना दें जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, एक ऐसा वेक्टर बना दें जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर, तो यहाँ पर डेफिनेशन में आप लोग देखो सिंपली लिखा हुआ है, द वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड सेम है, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड इन, मतलब एज अ गिवन वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का जो ये गिवन वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट केवल एक चीज़ चेंज हो गया है, आंसर है डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव वेक्टर जरूरी नहीं हम ऐसा ही बनाएं। जैसे क्या होगा, अभी हम लोग एक आगे भविष्य में समझने वाले हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर बी है, तो कई बार हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे बना लेंगे, इसे लिख देंगे माइनस वेक्टर बी। तो जरूरी नहीं है आप लोग उसके पैरेलल में बगल में ही दिखाओ, आप उसके कोलिनियर दिखा दो, कोलिनियर एक ऐसा वेक्टर बना दो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो बस। जैसे ये वेक्टर भी है, तो ये है हमारा माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये हम लोग जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बात करेंगे, एडिशन ऑफ द वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर में बात करेंगे, तो एडिशन में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे मान लो वेक्टर बी लिखा है और ए बी को जोड़ा, ऐड किया, या मतलब ज्योमेट्रिकली हमने उसे ऐड किया। फिर हम अगर मान लो ए और बी को घटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बी के डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, तो नेगेटिव वेक्टर। तो ये है नेगेटिव वेक्टर। अभी हम एडिशन ऑफ द वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, आगे आएंगे वो इसमें। अभी याद रखना है कि ये वेक्टर बी है, तो ये वाला जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला एरो, और नीचे वाला एरो आपका माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, और ज़रूरी नहीं आपको उसे उसी के बगल में बनाना है, आप उसे यहाँ पर बना सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो, ज्योमेट्री में आपका दोनों चलेगा। हम लोग दोनों को यूज़ करेंगे अभी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर के बाद हम लोग बात करने वाले रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर। ये वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आप लोग को टर्म पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर, द वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन सेम होता है बट मैग्नीट्यूड उसका जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो है
पहले वाले इनिशियल वेक्टर, जो पहला वाला वेक्टर था, गिवन वेक्टर था, उसके रेसिप्रोकल के बराबर हो, उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल के बराबर हो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है। मतलब वेक्टर ए है, मान लो वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए का इन्वर्स है, इन दोनों का वेक्टर का आप लोगों को ध्यान रखना डायरेक्शन सेम है, केवल इसका मैग्नीट्यूड जो भी है, इसका मैग्नीट्यूड उसका रेसिप्रोकल है। तो मतलब ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल करके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही रहना चाहिए। मतलब आप लोगों से एक बात तो यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों का एक चीज़ सेम होगा, और वो है, आप लोग फिर से रिलेट कर सकते हो, ये टर्म फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। मतलब वेक्टर और रेसिप्रोकल ऑफ द वेक्टर के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, बस केवल एक छोटा सा अंतर होता है, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होता है दोनों वेक्टर का एक दूसरे का, केवल आप लोगों को याद रखना है उनका डायरेक्शन सेम बट वैल्यूज उनका रेसिप्रोकल। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। आप लोगों को ये छोटा सा डेफिनेशन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 वेक्टर हम लोग और डिस्कस करेंगे, फिर वेक्टर अलजेब्रा पर हम लोग चलेंगे। लोकलाइज वेक्टर आप लोगों को याद रखना, लोकलाइज वेक्टर, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है टर्म्स, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो हम लोग दोनों को समझेंगे एक साथ। लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, हम उसे वहीं बना सकते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर। मतलब इनिशियल पॉइंट, जैसे कई बार होता है ना, जैसे आप लोग इमेजिन करना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार ऐसा होगा, एक मिनट, जैसे मान लो कई बार ऐसा होगा कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए, मतलब ये वेक्टर ए है, इसको मुझे किसी वेक्टर बी के साथ ऐड करना था, वेक्टर बी इधर कहीं था, तो अब भी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से अलग अलग थे, मुझे क्या करना था, इन दोनों के एडिशन करना था, एक अलजेब्रा मतलब एक मैथमेटिक्स लगाना था, इनके बीच ऐड करना था, इनका एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था इनका। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे वेक्टर ए का यहाँ पर वेक्टर ए बना लेंगे, उतने मैग्नीट्यूड का, उतने ही उसी डायरेक्शन में, और वेक्टर बी को ला करके इसी के टेल से, इसी के हेड से अटैच करेंगे। वेक्टर बी के टेल को वेक्टर बी के हेड से अटैच करेंगे, जिस एंगल पर यहाँ पर होगा, जैसे मान लो इस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो जितने एंगल पर वहाँ पर था उसी एंगल पर ला करके हम लोग इसे यहाँ पर भी अटैच कर देंगे, इसके हेड से ऐसे, इसके साथ जो है अभी ट्रायंगल रूल एक आता है, उसमें हम लोग ला करके इसी के हेड से अटैच करते हैं। मतलब ये कहने का सेंस हुआ कि वेक्टर बी की पोजीशन हमने यहाँ पर कर दी, ला करके उसको इससे अटैच कर दिया, तो ये जो वेक्टर थे ना, ये फ्री वेक्टर थे, मतलब इनिशियल पॉइंट इनकी फिक्स नहीं, मतलब हम इनको थोड़ा मोड़ा इधर उधर ले जा करके बना सकते हैं, बस केवल डायरेक्शन ना बदले, मैग्नीट्यूड ना बदले, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के डायरेक्शन से, बट लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम उसे वहीं पर बनाएं जहाँ पर बनाना है, एक जगह। लोकलाइज वेक्टर में इनिशियल पॉइंट एक जगह फिक्स रहेगा, मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पेसिफाइड पॉइंट, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन पॉइंट थ्रू अ स्पेसिफाइड पॉइंट, किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से जो ड्रॉ होगा इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो अगर इस टाइप का, पहले अभी हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, फ्री वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया। फ्री वेक्टर को मतलब हम कहीं भी बना सकते हैं उसके पैरेलल। लोकलाइज वेक्टर को हम लोगों को जनरली वहीं पर बनाना हो, x2 का होल स्क्वायर लिखता हूँ या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखता हूँ, आप लोग ध्यान रखना दोनों का एक ही मतलब है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, दोनों के डिफरेंसेस पे बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को बहुत अच्छे से रिलेट कर लेना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा वेक्टर पर आता हूँ। ये बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि बच्चे छोटे छोटे क्लासेस में, मतलब 10th में 9th में पढ़ते तो हैं, लेकिन वो वहाँ पर उतनी ज़्यादा फोकस नहीं करते कि ये कम्यूटेटिव टर्म आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म आ गया। अभी भी मैं देखता हूँ बच्चे इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को पता ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है, एडिटिव लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म थे जो आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, 6th 7th में था, 8th में था, मैंने ये टर्म देख रखे, लेकिन वहाँ पर मतलब टीचर भी छोड़ देते उस पॉइंट को, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते, और बच्चे भी इन सब टर्मिनोलॉजिस्ट को ध्यान नहीं रखते।
अभी वो टर्म्स ज़्यादा यूज़ होते हैं तो हम लोगों को उसको बहुत डिटेल में समझना होता है। तो अभी हम अपने पॉइंट पर आते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आते हैं, हम जो निकाल रहे थे मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं कुछ पोर्शन अभी इरेज नहीं करूँगा, इसको रखूँगा मैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को देखो वही पोर्शन छोड़ता हूँ जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था डिटेल में। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर क्या बताता है। मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड बताता है। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड को बताता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर किससे मेजर किया जाता है? लेंथ ऑफ द एरो से। किससे मेजर किया जाता है? लेंथ ऑफ द एरो से। अब इस एरो का लेंथ, मान लो ये वेक्टर पॉइंट ए था और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, और मान लो मुझे इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आप लोगों को 2D ज्योमेट्री वाला फार्मूला बताया। आप लोगों को मैंने बोला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब 3 डायमेंशन होगा तो 3 डायमेंशन में भी कोई चेंज नहीं आता। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर z को इंक्लूड कर देना है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस एक टर्म और आ जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो अब यही सेम कॉन्सेप्ट लगा करके आप इसका डिस्टेंस बता सकते हो। पोजीशन वेक्टर का मॉड आ जाएगा, तो OA का मॉड निकल जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और आप लोगों की जो वैल्यू भी आ जाएगी, जो भी आएगा 1 प्लस 4 प्लस 25, और ये आप लोगों की वैल्यू आ गई 30 यूनिट। ये जो 30 यूनिट है ये इसका मॉड है। तो मतलब हमने क्या निकाला? लेंथ ऑफ द एरो निकाला है। क्या निकाला है? लेंथ ऑफ द एरो। और लेंथ ऑफ द एरो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को हम लोग मॉड भी बोलते हैं। तो आप लोगों को ये को रिलेट रखना है कि हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मुझे लगता है कि ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि हम मॉड कैसे निकालते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे। अब हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम डायरेक्ट 1 माइनस 0 की जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस 0 का जगह पे 2 का स्क्वायर करेंगे, और 5 माइनस 0 की जगह पे 5 का स्क्वायर करेंगे, और सबको ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मान लो मैं OC ले लेता हूँ, और OC का पोजीशन वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और मान लो इसका मुझे मॉड निकालना है, मॉड मैग्नीट्यूड कुछ भी बोलो। तो अब हम डायरेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 है, -1 है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 2 है। ये उसका x कंपोनेंट है, ये उसका y कंपोनेंट है, और ये उसका z कंपोनेंट। कौन सी किसका x y z कंपोनेंट है? ये पॉइंट C के पोजीशन वेक्टर का, C के पोजीशन वेक्टर का ये क्या है? x कंपोनेंट। मतलब x, अगर हम लोग इसे एक बार मैं फिर से कोरिलेट करूँ तो आप लोग इसे ऐसे सोचना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला था। मैंने कहा था मेरे हेड को मानना आप y, और ये वाले हाथ को मेरे मानो x, और जो मैं थर्ड हैंड बढ़ा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, ये हमारा है z एक्सिस। अब मैंने बोला कि आप लोगों को मैंने बोला i कैप, तो मतलब आपको 1 यूनिट x के डायरेक्शन में जाना है। ये x के डायरेक्शन में 1 यूनिट हो गया। फिर है -1, -1 मतलब होता है नीचे के डायरेक्शन में। माइनस मैंने बोला था y डायरेक्शन, y डैश, ये हो गया नीचे के डायरेक्शन में 1 यूनिट। 1 यूनिट इस डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में। माइनस मतलब हो गया नीचे के डायरेक्शन में जाना है, और 2 यूनिट है तुम्हारे डायरेक्शन में, मतलब स्क्रीन के आउटवर्ड, तो ये हो गया 2 यूनिट, और ये हमारा पॉइंट है। और मैंने अपने माउथ को ऑरिजिन मान रखा है, और ये जो वेक्टर ड्रॉ करूँगा मैं माउथ से, ये हमारा हो जाएगा वो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। और हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जनरली बोल देते हैं क्या चीज़? 2 क्या बोल सकते हैं? 1 -1 2, और हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इसे क्या बोलेंगे? 1 i कैप, x की मैग्नीट्यूड मतलब x के डायरेक्शन में कंपोनेंट, और उसके बाद -1 j कैप मतलब आपका y के डायरेक्शन में कंपोनेंट, और जो 2k कैप है वो आपके z आउटवर्ड। तो वो पॉइंट यहाँ पर कहीं है। तो कहने का सेंस ये 3 डायमेंशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 3 डायमेंशन पॉइंट। अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे? तो मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला सिखाया था, जो आप लोगों ने 2D ज्योमेट्री में सीख रखा है, 2D ज्योमेट्री में आपने 10th में सीखा है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो, डायरेक्टली लिखना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर
और फिर यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू, और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है 2 का स्क्वायर। और अब आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैंने कहा तीनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड्स लो, मतलब मैग्नीट्यूड्स ले लो और उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपको वैल्यू मिलेगा 1 + 1 + 4, और ये आ जाएगा आपका √6 यूनिट। ये इस वेक्टर का ओसी वेक्टर का या पोजीशन वेक्टर ओसी का मॉड है। तो अब जब भी आपको मॉड निकालना हो किसी वेक्टर का, तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, आपको उसके कंपोनेंट्स देखने हैं, आपको उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट को देखने हैं, उनके स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो आपको उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। बात सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अब हमें मॉड पता चल गया, मॉड समझना बहुत ज़रूरी था। मॉडुलस हर जगह हम निकालेंगे। अभी हम लोग मैथमेटिक्स की में डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर से, और अब हम उनके लेंथ निकालेंगे तो आंसर है मॉड से निकालेंगे। तो मॉडुलस आने वाले भविष्य में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उन सब कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारा रहेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, तो आंसर है मॉडुलस। तो अब जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, मॉडुलस हम लोग एक लास्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। जैसे मान लो हमें एक और वेक्टर दे दिया गया, मान लो ओ बी वेक्टर दे दिया गया है। ओ बी को हम लोग बी वेक्टर भी बोल सकते हैं सिंपली। ओ बी मतलब याद रखना है इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन है, टर्मिनल पॉइंट हमारा बी है। और मैं बी बोलूँगा तभी भी आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल पॉइंट उसका ऑरिजिन है और टर्मिनल पॉइंट उसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट आप लोगों को उसका ध्यान रखना है, टर्मिनल पॉइंट बी को इंडिकेट कर रहा है। और ये इक्वल है, मान लो हमारा किसके इक्वल है, -2i कैप + 5j कैप + 5k कैप, मान लो ऐसा कुछ है। और हम इसका मॉड निकालना चाह रहे हैं, तो ये वेक्टर ओ बी बोला जाता है, मॉड ऑफ ओ बी। और इसे सिंपली हम लोग बी भी कई बार लिख देते बी। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -2 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपका 4 + 25 + 25, और ये आ जाएगा आपका 54 यूनिट। 54 यूनिट ये हो गया आपका मॉड। तो मॉड निकालने का हमने तरीका सीखा। किसी वेक्टर का मॉड निकालना, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना, तो आप ऐसे उसका वेक्टर का मॉड निकाल सकते हो। और एक छोटी सी चीज़ हम लोग आज के क्लास इस वाले लेक्चर में ख़त्म करके हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आगे के पॉइंट। एक छोटा सा टर्म और समझेंगे हम लोग, जो कि है यूनिट वेक्टर। अब हमने जैसे मान लो ये वेक्टर बी का मॉड मिल गया, जिसे हम लोग वेक्टर बी बोल सकते हैं, या हम लोग जनरली बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो बी कैप निकालना, मुझे बी कैप, टोपी पहना दिया बी को, और अगर हमने बी को टोपी पहना दिया तो अब इसका सबसे छोटा वैल्यू बताते हैं हम लोग। जान लो, कहने का सेंस है कि यहाँ पर जिसको भी टोपी पहनाते हैं समझ लो उसको नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको टोपी पहना दिया, इसका मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू निकालना है, सबसे छोटा तरीका निकालना है। तो चलो भाई, इसकी सबसे छोटी यूनिट वैल्यू निकालते हैं। यूनिट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा यूनिट वैल्यू। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर बी को उसी के मॉड से डिवाइड करना है, मॉड ऑफ बी, या इसे हम लोग और बी बोल सकते हैं, मॉड ऑफ बी को। अब वेक्टर बी हमारा पता है कितना है, -2i कैप 5j कैप + 5k कैप अपॉन ये आ जाएगा √54। अब इसे अलग अलग भी करके लिख सकते हो आप, इसे ऐसा लिख सकते हो 2/√54 i कैप 5/√54 j कैप + 5/√54 k कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर है। और आप लोगों को एक बात फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा कि यूनिट वेक्टर आपका क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसका वैल्यू किसी का भी यूनिट वेक्टर हो, मॉड तो 1 ही होना है, मैग्नीट्यूड सब का 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किस पर्पज़ में किया जाता है, तो आंसर है केवल हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और मॉड जो है हमें क्या बताता है, मॉड हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। मुझे लगता है कि आज की क्लास में सबको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी चीज़ें हमने सीखी। ठीक है गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और पॉइंट स्टार्ट करेंगे। चलो गाइस, सी यू।